आज के मुद्दे में बात करेंगे चीन के पहले मीटू केस और उस पर आए फैसले के बारे में। खबरों में बिहार पंचायत चुनाव में हो रही हत्याओं के बारे में, हालचाल जानेंगे किसान मोर्चा के आज के भारत बंद का, और साथ ही सरकार खाने वाले तेल के दाम कम करने के लिए कौन सी नई तरकीब लगाने जा रही है, और बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर के भी बात करेंगे। कुछ ऐसा होगा आज का हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है जनता जंक्शन शो। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और बढ़ चलते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले बात मुद्दे की। ये चीन के सबसे बड़े सितारों में से एक पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर अदालत के फैसले का दूसरा दिन है, यानी आज। अदालत ने जियांजी नाम की एक इंटर्न की अपील को यह कहकर खारिज कर दिया कि उसके पास यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह वही मामला था जिसने जियांजी को चीन में यौन उत्पीड़न के खिलाफ छिड़ी ऑनलाइन मुहिम मीटू का चेहरा बना दिया था। मगर अब 3 साल बाद अदालत ने उसकी अपील ठुकरा दी है। एक मीडिया संस्थान ने उनसे बात करने की कोशिश की। उस मीडिया संस्थान से बात करते हुए जियांजी ने बताया कि उन्होंने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीवो पर अपनी एक समर्थक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अदालती फैसले के दूसरे ही दिन उन्हें उस प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। साथ ही जो लोग जियांजी के पक्ष में बोल रहे थे उन्हें भी चीन के ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्लॉक किया जा चुका है। वह कहती हैं इन समर्थकों के अकाउंट लगातार सस्पेंड किए जा रहे हैं। मेरे लिए उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। अगर वो मेरा साथ देना चाहें या मैं उनका साथ मांगना चाहूं तो मेरे पास कोई जरिया नहीं है। जियांजी कहती हैं कि चीन में जो भी महिला अपने हक में आवाज उठाना चाहती है उसके साथ यहां की सत्ता और ताकतवर लोग तमाम तरीके से गलत करते हैं, उन्हें धमकाते हैं या जिस भी तरीके से उसको परेशान किया जा सकता है वो उसे परेशान करते हैं। साल 2018 में मीटू अभियान चीन पहुंचा। तब जियांजी उन चुनिंदा महिलाओं में थी जिन्होंने अपने यौन उत्पीड़न की बात खुलकर सबके सामने रखी। जियांजी ने 3000 शब्दों के एक लेख में सरकारी समाचार चैनल सीसीटीवी के होस्ट जू जुन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जियांजी का यह लेख वायरल हुआ और तगड़ा बवाल मच गया। यह घटना उस लेख के मुताबिक तब हुई थी जब वो 21 साल की एक इंटर्न थी और इस होस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए उसके ड्रेसिंग रूम में गई थी। उस समय जू जुन लाखों लोगों का चहेता था। वो एक फेस्टिवल का सालाना इवेंट पेश किया करता था। फिर जियांजी ने आरोप लगाया कि कैसे वो होस्ट का इंटरव्यू लेने गई। फिर उसने इंटरव्यू देने के बहाने तकरीबन 50 मिनट तक उसके साथ अलग अलग तरीके से यौन शोषण किया। फिर बाद में डर के चलते वो बोल नहीं पाई, लेकिन जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तो इसकी सहायता उसे मिली और उसने अपनी बात रखी। जियांजी जब पुलिस के पास गई तो पुलिस ने उन्हें चुप रहने को कहा, क्योंकि वो होस्ट उस समय चीन में सकारात्मक ऊर्जा का राष्ट्रीय मिसाल था। ऐसा वहां के मीडिया संस्थान और पुलिस वालों ने इस इंटर्न को बताया। लेकिन बात फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पर आई और फिर यह मामला बढ़ता चला गया। हालांकि अभी अदालत ने केस खारिज कर दिया है। कानूनी पेच यह है कि एक नया कानून आया है जिसके बाद उसके मामले को यौन उत्पीड़न का मुकदमा मानने से अदालत ने इनकार कर दिया है। सबूत के तौर पर उसने अपना ड्रेस भी पेश किया था जिसमें वो पहन करके वो गई थी उस होस्ट से मिलने। पहले तो इनकार किया गया कि उस पर कोई डीएनए सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में जब मामला बढ़ा तो पता यह चला कि पुलिस के कब्जे से वो ड्रेस ही गायब हो गई है। चीन के अधिकतर लोगों का मानना है कि अदालत के ऐसे फैसले की वजह राजनीतिक दबाव है। इस खबर में कुछ भी मत कहने के लिए नहीं है। यह खबर अपने आप में ही पूरा मत और पूरी कहानी है। वहां के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी, वहां महिलाओं की स्थिति, उनकी कानूनी व्यवस्था और साथ साथ किस तरह से वो लोग फ्री वॉइस को रोकने के लिए भी काम करते हैं। अगर कोई सरकार, सत्ता और ताकतवर लोगों के खिलाफ किसी गलत चीज के लिए ही बोलने की कोशिश करता है जो वो गलत करते हैं, तब भी सरकार और बड़े बड़े संस्थान जिनका प्रभाव है वो मिल करके उसको दबा देते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे और क्या होगा। आज का मुद्दा यहीं पर समाप्त करते हैं और बढ़ चलते हैं खबरों में। पहली खबर आज के भारत बंद से है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत भर से लगभग 100 किसान संघ और 15 ट्रेड यूनियन और कई राजनीतिक दलों के साथ
संयुक्त रूप से सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया था। भारत के राष्ट्रपति ने पिछले साल जिन 3 कृषि कानूनों को अपनी सहमति दी थी, उसकी पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सोमवार के दिन को ब्लैक डे कहा गया था। अब केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन द्वारा बुलाया गया भारत बंद खत्म हो गया है। हालांकि भारत बंद का देश में मिला जुला असर देखने को मिला। किसानों के प्रदर्शन का असर उत्तर भारत में कई ट्रेनों के आवागमन पर देखने को मिला। इस दौरान नागपुर में जबरन दुकानें बंद करने की भी खबरें सामने आई। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने भारत बंद के सफल रहने का दावा किया है। भारत बंद की सफलता का दावा करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद पूरी तरह से कामयाब रहा। इस दौरान बंद को किसानों का पूरा समर्थन मिला। टिकैत ने कहा, क्योंकि भारत बंद के दौरान सब कुछ सील नहीं किया जा सकता था, लोगों की आवाजाही भी बनाए रखनी थी, इसलिए दुकानें खुली रही। राकेश टिकैत ने कहा, हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है। कई रिपोर्टों के अनुसार भारत बंद की वजह से उत्तर भारत की करीब 25 ट्रेनें प्रभावित रही। बंद का असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, अमृतसर, मोगा, कटरा जाने वाले ट्रेनों पर साफ साफ दिखाई दिया। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर किसान मोर्चा का भारत बंद कुछ जगहों पर असर दिखाई दिया, कुछ जगहों पर यह बिल्कुल ही प्रभावहीन रहा। गाजियाबाद से एक तस्वीर आई है जो काफी वायरल हो रही है, जिसमें दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान, रेस्तरां व बैंक सोमवार सुबह से ही खुले हुए हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस ने भी डायवर्जन का कोई प्लान नहीं बनाया है, क्योंकि कृषि कानून विरोधी बंद के नाम पर सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए सड़क पर उतरे और पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए फोटो खिंचवाने के बाद चले गए। फिलहाल ये तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग इस बात की हैरानी भी जता रहे हैं कि एक ओर लोग जाम से परेशान हैं, दूसरी तरफ ये तथाकथित आंदोलनकारी भारत बंद के नाम पर तस्वीरें खिंचवाकर घर चले जा रहे हैं। खैर, नेताजी की माया, करे वही जो उनके मन भाया। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जाति आधारित जनगणना, खास करके बिहार से है। जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि बिहार अब अपने बूते ही इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है। यह संभव है कि कर्नाटक की तर्ज पर बिहार सरकार भी अपने स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय ले। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा न्यायालय में हलफनामा देकर जाति आधारित जनगणना से इनकार की बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि वे इसे कतई सही नहीं मानते हैं। आगे इस बारे में निर्णय को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों के साथ फिर से बैठक करके फैसला लेंगे। बिहार की स्थिति यह है कि 10 राजनीतिक दलों में 9 इसके समर्थन में हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी ही जाति आधारित जनगणना से इनकार कर रही है। बिहार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जब नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तब उन्होंने एक स्वर में कहा था कि प्रधानमंत्री से इस संबंध में बातचीत काफी सकारात्मक रही है। उम्मीद थी कि केंद्र जाति आधारित जनगणना पर सहमत हो जाएगा, पर हाल ही में जब केंद्र सरकार की ओर से न्यायालय में हलफनामा देकर यह कहा गया कि वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है, तब बात नए सिरे से आगे बढ़ गई है। अब बात कर्नाटक की हुई है, तो वो भी समझ लेते हैं कि कैसी रही वहां की जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना आर्थिक रूप से भी काफी बड़ी कवायद है। कर्नाटक में 2015 के अप्रैल मई में 1.3 करोड़ घरों में सर्वे हुआ था। इसे सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे का नाम दिया गया था। इस काम में 1.6 लाख कर्मचारियों को लगाया गया था। राज्य सरकार ने इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बाकी रिपोर्टों की तरह इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट भी अब तक नहीं आई है। खैर, चुनाव जो ना करवाए वही सही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नतीजे निकल रहे हैं और बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर खूनी खेल शुरू हो गया है। खगड़िया के एक गांव में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट और गोलीबारी हुई। इस दौरान गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के रोहियामा गांव में रविवार को देर रात यह वारदात हुई। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर गांव के 2 गुट बैठक कर रहे थे। इसी दौरान दोनों गुटों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई।
मरने वालों में एक पक्ष से कृष्णदेव चौधरी और दूसरे पक्ष से रिटायर्ड होमगार्ड हरबोल यादव शामिल है। घटना में मारे गए हरबोल के परिवार के लोगों ने बताया कि 24 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गांव के दो गुटों की ओर से बैठक बुलाई गई थी। किसी बात को लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों ओर से पहले मारपीट शुरू हुई, उसके बाद गोलीबारी हो गई और थोड़ी ही देर में दो लोगों को गोली लगी और वो वहीं गिर गए। बताया जा रहा है कि कृष्णदेव चौधरी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि हरबोल यादव ने इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। चलते हैं अगली और आखिरी खबर की तरफ। अगली और आखिरी खबर आपको राहत देने वाली है। तेल की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है। पेट्रोल डीजल से लेकर सोया और सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। अब नागरिकों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने खाने की तेल की जमाखोरी से बचने के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। केंद्र ने एडिबल ऑयल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। इस वेबसाइट पर तिलहन के दाम और स्टॉक की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही हर हफ्ते अपडेट भी मिलेगा। एडिबल ऑयल पोर्टल पर हर सप्ताह के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिससे सरकार की उम्मीद है गड़बड़ियों में कमी आएगी। इसके लिए उत्पादकों को भी लॉगिन आईडी बनानी होगी। सरकार के विभाग इसकी निगरानी करेंगे। केंद्र का कहना है इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और तेल के दाम भी नियंत्रण में रहेंगे। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज इसके जरिए अपने स्टॉक का डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं, जिसको प्रदेश सरकारें देखेंगी। सरकार एडिबल ऑयल पोर्टल के लिए शुक्रवार को एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें वेबसाइट को लेकर ट्रेनिंग दी गई और सारी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस मीटिंग में संयुक्त सचिव और प्रदेशों के खाद्य सचिव और फूड कमिश्नर भी शामिल हुए। बैठक में एडिबल ऑयल प्रोसेसिंग एसोसिएशन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में तमाम अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रयास है और जमाखोरी पिछले कई मामलों में जिस तरह से जनता के लिए परेशानी का सबब बनी है, ऐसे में सरकार के द्वारा एक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करना इस दिशा में एक अच्छा कदम और महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए जनता जंक्शन। शुभ रात्रि।